नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग तापमान पे बात कर रहे थे और तापमान का वितरण जिसका सेकंड पार्ट ताप कटबंध के रूप में आपको मिला था, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमने देखा था कि जो अक्षांश हैं उनके आधार पे अगर तापमान का वितरण देखा जाए तो कहाँ पे अधिक होगा, विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में जो इक्वेटर का रीजन है, और फिर वहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर तापमान में लगातार गिरावट आती है। क्यों आती है? सूर्य तप की प्राप्ति इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि जब विषुवत रेखा पे कर्क रेखा तक सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है और उसके बाद फिर प्रकाश तिरछा पड़ने लगता है और इससे टेम्परेचर जो है वो इस हिसाब से कम होते जाता है। ध्रुवों तक जाते जाते तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। समताप रेखाओं के आधार पर हमने क्षैतिज वितरण को देख लिया था कि तापमान का जो क्षैतिज वितरण है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वो समताप रेखाओं के माध्यम से कैसे हम मैप पे पहचानेंगे, और अगर प्रश्न आ गया तो फिर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर या किसी भी क्षेत्र पर समताप रेखाओं की दिशा क्या होगी। इन सारी बातों पे चर्चा पूरी हो गई थी। तापमान का वितरण हमें जो दूसरा भाग देखना है, ये तो बात सतह पे हो गई थी कि तापमान का क्या वितरण है, लेकिन हमें फिर सतह के बाद में थोड़ा सा वायुमंडल में भी देखना है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, इसी को वर्टिकल भी बोलते हैं, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, आपको मैं पिछली क्लासेज में वायुमंडल की संरचना लगभग पूरा हमने समझाया था बढ़िया से कि क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट आती है। किस दर से गिरावट आती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये वायुमंडल की संरचना को अगर देखा जाए, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, तो ये सतह है, यहाँ तक क्षोभ मंडल है, इसमें तापमान माइनस में होता है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से तापमान क्या होता है? गिरता है। फिर उसके बाद में बात आ गई थी क्षोभ सीमा की, ये क्षोभ सीमा थी, और यहीं वो सारी हदें जो वायुमंडल में विक्षोभ होते हैं, जितने भी अंतर पाए जाते हैं, जितनी भी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, उन सब की आखिरी सीमा ये क्षोभ सीमा ही है। इसके आगे कोई भी वायुमंडलीय घटना नहीं घटती है। वायुमंडलीय घटना का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो चक्रवात है, तूफान है, टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना, धूल कण, इन सब की बात हो रही है। फिर हमने देखा था कि समताप मंडल में नीचे यहाँ पर तापमान स्थिर रहता है, निचले हिस्से में, इसी के आधार पर इस मंडल का नाम ही पड़ता है समताप मंडल। ठीक है, अगर यहाँ पर तापमान स्थिर रहता है और इसके ऊपर चूँकि ओजोन की उपस्थिति है तो तापमान तेज़ी से बढ़ता है। तापमान तेज़ी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है तेज़ी से तापमान? क्योंकि ओजोन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज का क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया होती है, इसलिए इस मंडल को रासायन मंडल भी कहा जाता है। और रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसमें जो ऊष्मा होती है वो वायुमंडल में विलीन हो जाती है। फिर ऊपर जाने के बाद में, ये तो बात समताप मंडल की हो गई। समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल आता है, और मध्य मंडल में ओजोन के कुछ कण मौजूद होते हैं, तो यहाँ तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे तापमान में गिरावट वृद्धि होती है। फिर उसके बाद में तापमान में क्या होता है? माइनस में जाता है तापमान, क्योंकि धूल कण जो टेम्परेचर के जो सोर्स हैं उनसे भी ये दूर हो गया मंडल, और फिर जो धूल कण और जलवाष्प की मात्रा वहाँ तक वो पहुँची नहीं। ओजोन की वजह से तापमान बढ़ रहा था, वो भी वहाँ पे कम हो गया। कुछ गैसेज छिटपुट पाई जाती हैं, तो यहाँ तापमान इसके ऊपरी हिस्से में कम होता है, तापमान गिरता है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर तापमान आयन मंडल में बढ़ना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट नहीं रह जाती यहाँ पे, तापमान लगातार बढ़ता है और ये बढ़ता ही जाता है। ठीक है, और ये तापमान ऊपर बहिर्मंडल में भी आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता ही जाता है। यानी टेम्परेचर का एक सामान्य संरचना जो मिलती है वायुमंडल में, वो ऐसे मिलती है। सबसे पहले मान लो ये क्षोभ सीमा, यहाँ से तापमान गिरना शुरू किया, ठीक, गिरा, थोड़ी दूर तक स्थिर रहता है तापमान, फिर ओजोन के कारण तापमान तेज़ी से बढ़ता है ऐसे यहाँ तक, और फिर टेम्परेचर माइनस में जाता है और फिर लगातार बढ़ता जाता है। ये सामान्य बातें आपने देखा, जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए वर्टिकल, तो उसमें ये स्थिति नज़र आती है, ये सामान्य रूप से मिलता है। लेकिन अब कमीशन के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो सामान्य बात हो गई जो आप जानते हैं और प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनते हैं, इससे इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे कमीशन आपको फंसाना चाहता है कि आप प्रश्न गलत करें या फिर आपके पास कम जानकारी है, वो चीज़ जो है
वो इसके ठीक अपोजिट है। क्योंकि हम जब तापमान का वितरण पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादातर हम किस पे ध्यान देंगे, वायुमंडल के उस हिस्से को जो सतह से लगा हुआ है, जिससे हमारा प्रत्यक्ष रूप से जिससे हमारा संबंध है। अब आयन मंडल में जाकर हमको कोई मतलब नहीं, हमें मेन चीज़ देखना है कि वो क्षोभ मंडल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, क्या स्थितियाँ पाई जाती, क्योंकि उसका हम पे प्रभाव पड़ता है। तो ये लाइन तो आपको हमेशा याद रहेगी कि सामान्यतः वायुमंडल में तापमान में गिरावट आती है क्षोभ मंडल तक, क्षोभ सीमा तक, ठीक है। और वो गिरावट किस हिसाब से आती है, -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर यानी 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री तापमान गिरता है। कभी कभी आपसे एक शब्द ये भी पूछा जा सकता है, ऊर्ध्वाधर प्रवणता क्या है। ऊर्ध्वाधर प्रवणता, प्रवणता के बारे में आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। ऊर्ध्वाधर प्रवणता यानी वर्टिकल ग्रेडियंट क्या होता है। सामान्यतः तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, माइनस होता है, कितने पे, प्रति किलोमीटर पे, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर मान लो अगर ये 1 किलोमीटर है और इसमें -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माइनस हुआ है, और ये हर किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर पे ऐसा होता है, प्रत्येक किलोमीटर पे। तो यही तापमान या ऊर्ध्वाधर प्रवणता होती है किसकी, तापमान की। इसे आप लिख लीजिए, ऊर्ध्वाधर प्रवणता। वायुमंडल में तापमान ह्रास की दर, बस इतना सा आप ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल में तापमान ह्रास होने की जो दर है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर प्रवणता कहते हैं तापमान का, ठीक है। सामान्यतः तो तापमान में क्या होती है, कमी आ रही है, लेकिन यदि किसी स्थान पे तापमान में वृद्धि होने लगे तो क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं तापमान व्युत्क्रमणता। तापमान व्युत्क्रमणता या फिर टेम्परेचर इन्वर्जन, इस शब्द से तो आप खूब परिचित होंगे। ये क्या है, यही मूल टॉपिक है जो आपके ऑप्शनल में प्रमुख रूप से इसको रखा गया है। क्योंकि सामान्यतः तो टेम्परेचर में गिरावट आती है तो सिंपल है, आप वायुमंडल की संरचना में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण को पढ़ने का क्या मतलब है, तो मतलब यही है कि अब हमें यही देखना है कि तापमान व्युत्क्रमणता क्या होती है। तो आप लिख लीजिए इसे कि सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, गिरावट आती है। लेकिन यदि किसी स्थान पर ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो जाए, वृद्धि होने लगे तो क्या कहलाएगा, तापमान व्युत्क्रमणता, तापमान व्युत्क्रमणता कहलाएगा। विशेष समझने की ज़रूरत है कि ऐसे तो हम देखते हैं कि तापमान में गिरावट आ रही है, सामान्य ताप ह्रास दर है, लेकिन जब हम कोई ऐसा भी स्थान होगा जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी नहीं आ रही है बल्कि तापमान बढ़ रहा है, तो जो रूल्स है, जो नियम है, वो तो कहता है कि 6.5 डिग्री तापमान गिरेगा 1 किलोमीटर पे। लेकिन अगर किसी जगह पे ये तापमान गिरे नहीं बल्कि 2-4 डिग्री तापमान और बढ़ने लगे तो उसी को व्युत्क्रमणता की स्थिति कहा जाए। जैसे टेम्परेचर और जो एयर प्रेशर होता है, थर्मामीटर और बैरोमीटर के बीच में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। तो यहाँ तापमान में व्युत्क्रमणता का शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि सामान्य रूप से तापमान में कमी आनी चाहिए, लेकिन अगर वो स्थिति नहीं है तो क्या होगा, जो सामान्य नियम है उसके विरुद्ध जा करके ये सामने निकल कर आया है, इसलिए इसके साथ व्युत्क्रम शब्द जोड़ दिया गया। ये तापमान व्युत्क्रमणता के बहुत सारे प्रकारों को देखना, किस प्रकार की व्युत्क्रमणता कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि मेंस में जो सवाल हैं आपके, मेंस में सवाल यहीं से बनेंगे, तापमान की व्युत्क्रमणता के प्रकारों पे बनेंगे, किस तरह के कंडीशंस होने चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको। क्योंकि जहाँ पे ऐसी स्थिति होगी वहाँ पे वहाँ का मौसम बदलेगा, वहाँ की जलवायु बदल जाएगी, जलवायु बदलेगी वहाँ की इकोनॉमी बदल जाएगी, लोगों के रहन सहन बदल जाएंगे। अगर किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति बन जाती है तो व्युत्क्रमणता कितने प्रकार की हो सकती है। तो हमें मूल चीज़ ये देखना है कि जहाँ तापमान कम होता था वहाँ बढ़ रहा है,
तो ऐसी कौन सी जगहें होंगी, उन जगहों के आधार पे हम बांटेंगे इनको। तो एक टेम्परेचर, अगर व्युत्क्रमणता के प्रकार की बात की जाए तो एक तो हो जाएगा धरातल से लगे हुए क्षेत्रों में, धरातल से लगे हुए क्षेत्रों में यानी सतह से लगी हुई वायु, ऐसा क्षेत्र आप ढूंढें जहाँ पे सतह से लगी हुई वायु में ये क्वालिटी मिल जाए कि पता लगा कि 2 किलोमीटर की दूरी पे तापमान सामान्य है, जो नियम है उस हिसाब से टेम्परेचर कम हो रहा है। 2-4 किलोमीटर आप आगे गए और रिकॉर्ड के तापमान पता लगा कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप धरातल से जुड़े हुए अगर वायुमंडल में ऐसी घटना कहीं रिकॉर्ड की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय व्युत्क्रमणता या धरातलीय व्युत्क्रमणता, धरातलीय या निम्न स्तरीय व्युत्क्रमणता, टेरेस्ट्रियल इन्वर्जन, ठीक है, या फिर इसी को ग्राउंड इन्वर्जन भी कहते हैं। अब अगर निम्न स्तर पे हमने देख लिया कि भाई धरातल से लगे हुए क्षेत्रों में भी तापमान में इस तरह का उलटफेर नजर आएगा, तापमान बढ़ेगा ऊंचाई के साथ साथ, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे और उनके लिए क्या ज़रूरी घटनाएं होंगी। अगर वो सारी घटनाएं अगर एक साथ घटेंगे तो ये परिणाम आएगा। इसमें भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है विकिरण जनित, यानी विकिरण जनित का मतलब होगा विकिरण के कारण ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, रेडिएशन इन्वर्जन। और एक दूसरा जो होता है अभिवहन जनित होता है। अभी इन शब्दों को मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभिवहन जनित का मतलब होता है, एक तो होगा विकिरण और ये होगा अभिवहन, एडवेक्शन। अंग्रेजी के शब्दों को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यूजीसी नेट में कोई टर्म्स बहुत खतरनाक आ जाते हैं और उन टर्म्स की वजह से एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वहाँ पे बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो जाकर भी न समझ पाए तो क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं जानते हुए भी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी के शब्दों को भी। इन्वर्जन, विकिरण के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हीट ट्रांसफ़र की एक विधि भी है, विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड। हीट इस विधि से भी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, जिसमें माध्यम के कण नहीं होते हैं। दूसरा है, ये तो होगा निम्न स्तर पे। दूसरा जो मेथड है जिस आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं, उच्च स्तरीय व्युत्क्रमणता होती है। यहाँ निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय का अर्थ होता है कि धरातल से लगा हुआ, और उच्च स्तर का मतलब होगा कि धरातल से काफ़ी ऊंचाई पे अगर ऐसा मिलता है तो, ठीक है, उच्च स्तरीय। इसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं, 2 तरह की व्युत्क्रमणता हो सकती है। एक तो वायु के अवतलन से, ठीक है, एक ये होगा, और दूसरा होगा विक्षोभ। विक्षोभ के कारण भी ऐसा उत्पन्न होता है, यानी एक वायु के अवतलन से और दूसरा विक्षोभ जनित होता है व्युत्क्रमणता। इसकी वजह से भी टेम्परेचर में इन्वर्जन दिखाई देता है। और तीसरा वाताग्रीय जो होता है, वाताग्र के बारे में भी आप पढ़ेंगे, वाताग्रीय व्युत्क्रमणता। इन 3 आधारों पे हम 5 प्रकार की व्युत्क्रमणता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, जो विकिरण जनित व्युत्क्रमणता है, ठीक है, विकिरण जनित व्युत्क्रमणता। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बारे में लिखे हुए मटेरियल्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे, ठीक है। मैं नोट्स लिखवाता नहीं हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा बोर्ड पे लिखता हूँ मैटर, क्योंकि आपके पास जो भी किताबें, जो भी सोर्सेज हों, चाहे एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अकेडमी बुक पढ़ रहे हो, या कंपटीशन के लिए कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी लिखी हुई। लेकिन बस ज़रूरत है अगर, तो यहाँ पे आपको शब्दों को समझना और उनका क्या मैकेनिज्म है उस घटना को करने के लिए, ये चीज़ आप हमसे सीखेंगे, ठीक है। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। जैसे पार्थिव विकिरण जो होता है पृथ्वी से, हमेशा ये अर्थ है, तो जब अर्थ पे सूर्यातप पड़ता है, ये सन है, यहाँ जो सूर्यातप जो इंसोलेशन होता है, ठीक है, इंसोलेशन जो आता है वो पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और फिर उसको क्या करती है, जब पृथ्वी गर्म हो जाती है पृथ्वी की सतह, तो उसका विकिरण होता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसे कहते हैं, पार्थिव विकिरण। तो जो पार्थिव विकिरण होता है यानी पृथ्वी से उत्सर्जित किया गया विकिरण, वो वायुमंडल में जाता है। अब मान लीजिए ये विकिरण है, पृथ्वी छोड़ रही है, पहले गर्म हुई फिर छोड़ रही है, ठीक है, ये पार्थिव विकिरण है। तो आपको पता है कि दिन में सूर्यातप मिल रहा है अर्थ को, और बढ़िया मात्रा में मिल रहा है। मैं किसी भी समतल जगह की बात कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में आप देख लेंगे,
तो दिन में सूर्य तप प्राप्त करती है पृथ्वी, और रात में उसका क्या करती है, उष्मा को उत्सर्जित करती है विकिरण के माध्यम से, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्योंकि रात में तो सूर्य तप प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी सूर्य तप दिन में प्राप्त हुआ है और रात में उसको सूर्य तप नहीं मिल रहा है, रात में वो विकिरण कर रही है, उष्मा को निकाल रही है। अगर रात में लगातार ये उष्मा निकलती ही रहे, उष्मा निकलती है, सारी उष्मा निकल जाती है सतह से, कहाँ पे जाती है ये, वायुमंडल में जाती है। कहाँ, वायुमंडल में। अब ये उष्मा जो निकल रही है विकिरण के माध्यम से, इसका काम क्या है, इस विकिरण का काम है कि जो सतह है, सतह से बहुत सारी वायु लगी होगी ना, मान लो ये सतह है, तो यहाँ भी तो एयर मास होगा ना, हवा जो इस सतह से टच में होगी वो हवा ऊपर उठेगी गर्म होकर के। भाई सतह गर्म होगी जब, तो गर्म होने के बाद में जो रेडिएशन होगा, वो मैंने पिछली क्लास में बताया है कि वो वायु को गर्म करती है। अब वायु में क्या क्या है, जलवाष्प है, वायु में धूल कण भी शामिल है वायुमंडल में, है कि नहीं, गैसेज हैं। वायु क्या है, गैसों का सम्मिश्रण ही तो है, वायु गैसों का, पदार्थों का सम्मिश्रण ही तो है, और गैसें क्या है, पदार्थ हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है पृथ्वी का, वो रेडिएशन, वो हीट इस सतह से लगी हुई वायु को गर्म करता है, और ये वायु गर्म होकर के विकिरण, जैसे मैं बता नहीं रहा हूँ कि ये विकिरण जो निकल रहा है, तो ये वायु गर्म होकर क्या करेगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि भाई जब गर्म हो गई तो हल्की हो गई, ऊपर चली गई। दो चीज़ें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपका कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा मैं जानता हूँ। पृथ्वी से विकिरण के रूप में उष्मा निकलती है सतह से, और वो उष्मा वायु को गर्म करती है, यानी वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल में वायु ही है, और वायु क्या है, गैसेज हैं, तो वो गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होकर के ऊपर उठते हैं। ये तो ऊपर चले गए। अब इनकी जगह यहाँ खाली हो गई कि नहीं हो गई, खाली हो गई ना, पता लगा कि आसपास भी तो वायु है, जैसे जगह खाली हुई तैसे यहाँ पे दूसरी वायु आ गई। अब पृथ्वी से रेडिएशन लगातार निकल ही रहा है उष्मा, अब इस वायु को भी गर्म करेगी, ये वायु भी ऊपर जाएगी, ये वायु भी, जगह खाली हुआ, दूसरी वायु आ गई यहाँ पे गैसेज, ये भी गर्म होगी, ये भी ऊपर उठेगी, ये भी ऊपर जाएगी, फिर तीसरी वायु आ गई। ऐसे सतह से लगी हुई वायु गर्म होती रहेगी विकिरण से, और ऊपर उठती रहेगी। क्यों उठेगी, क्योंकि हल्की हो गई, और हल्के जो होते हैं उनको आसमान में उड़ने का बड़ा शौक होता है, वो ऊपर जाते ही हैं। लेकिन जो भारी होते हैं वो सतह छोड़ते नहीं, वो ज़मीन से जुड़े रहते हैं। और ये कैसे हो गई हैं, हल्की, हल्की हो, गर्म हुई, गर्म होकर हल्की हो गई, और फिर ऊपर उठ गई। और यह प्रक्रिया लगातार जब पूरी रात चलती रहेगी अगर, तो सोचो पृथ्वी का उष्मा भी खत्म सतह का, और यहाँ आसपास जितनी वायु थी वो गर्म होकर ऊपर चली गई, और नीचे का टेम्परेचर क्या हो गया, तापमान नीचे का कम हो गया, लेकिन गर्म वायु तो सब यहाँ आ गई वायुमंडल में, तो यहाँ का तापमान क्या है, अधिक हो गया कि नहीं हो गया। भाई नीचे से गर्म होकर वायु ऊपर जाएगी तो तापमान लेके जा रही है ना, उष्मा लेके जा रही है, ऊपर के वायुमंडल में वो गर्म है, नीचे से धीरे धीरे लगातार यही प्रक्रिया करते करते सतह से सारी उष्मा निकल गई, और सतह पे बची क्या, ठंडी ठंडी वायु। अब यहाँ गर्म है, यहाँ नीचे ठंडा है, तो अब ऊपर जाने पे आपको क्या महसूस हो रहा है, तापमान में वृद्धि महसूस होगी कि नहीं, निश्चित रूप से। क्यों होगी, क्योंकि सतह का तापमान कम है। क्यों कम है, क्योंकि जो भी गर्मी थी ये उस किसी और को दे दी थी, और वो लेकर गया ऊपर बैठ गया गर्मी सारी, तो हो गया ना टेम्परेचर का इन्वर्जन। यहाँ पे तापमान भी उत्क्रमणता की पहली शर्त कि तापमान में वृद्धि होनी चाहिए ऊंचाई के साथ, और यहाँ तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, विकिरण के माध्यम से। यहाँ विकिरण मेन काम कर रहा है, पार्थिव विकिरण, इसीलिए इसका नाम पड़ा विकिरण जनित व्युत्क्रमणता। ठीक है, अब बात आती है कि ये स्थितियाँ तो रोज होती हैं, रोज रात होती है, रोज दिन होता है, रोज सूर्यास्त प्राप्त होती है, हर जगह पे ऐसा होता है भाई, हर जगह विकिरण होता है, हर जगह गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु आके उसके अगल बगल की जो वायु ठंडी है वो आके जगह भर लेती है, वो भी गर्म होती है, ऊपर जाती है। तो फिर ये टेम्परेचर इन्वर्जन हर जगह होना चाहिए, लेकिन ये हर जगह नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर होगा जहाँ पे कुछ दशाएं मौजूद हों। जैसे अगर इसके लिए दशाएं देखी जाएं कि क्या भौगोलिक दशाएं होंगी, तो सबसे पहले शीतकालीन लंबी रातें, पहली शर्त देखो कितनी भयंकर है, शीतकालीन लंबी रातें। ये तीन बातें कह रहा है, शीतकालीन, लंबी हो और रात हो, मतलब ये ठंडी के महीने की बात कर रहा है, ऐसा क्षेत्र जहाँ ठंडी का महीना हो। क्यों, क्योंकि अगर शीतकाल ठंडी का समय है तो सूर्य तप कम प्राप्त होगा दिन में, और रेडिएशन जल्दी हो जाएगा। सूर्य तप अगर ज़्यादा मिल गया तो फिर उसको निकालने में पूरी रात गुजर जाएगी अर्थ को, तो धीरे धीरे निकालती रहेगी, तो सतह का भी तापमान बराबर रहेगा, वायुमंडल का भी ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन अगर शीतकालीन ठंडी का महीना है तो
सूर्यातप कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिन के घंटे कम हो जाएंगे, ठंडी में दिन छोटा होता है और रातें क्या होती हैं? लंबी होती हैं। यहाँ सीधा लिख दिया गया कि शीतकाल में जो लंबी रातें होती हैं वो इसकी पहली शर्त है। और लंबी रातें रहेंगी अगर, ऊष्मा निकालने का इनको वक्त मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? भाई विकिरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाएगा ना। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? स्वच्छ मेघ रहित बादल या आकाश। अगर आकाश स्वच्छ होगा, मेघ रहित का मतलब बादल वादल ना हो वहाँ पे। अगर बादल वाली रात होगी तो समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विकिरण है उसका जाना चाहिए निकल के ना। अब पता लगा बादल छाया हुआ है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकला और बादल जाने ही नहीं दे रहा है उस ऊष्मा को बाहर, रोक दिया, तो उमस बढ़ जाएगी, इन्वर्जन नहीं मिलेगा इसको, तापमान की व्युत्क्रमणता नहीं हो पाएगी क्योंकि सतह का तापमान अधिक बना रह जाएगा। लेकिन अगर स्वच्छ मेघ रहित रातें हैं, बादल वादल नहीं है, तो जो विकिरण होगी वो वायुमंडल में आगे बढ़ती रहेगी और सतह से निकलता रहेगा। ये वैसे ही है जैसे किसी पाइप में पानी भर दिया गया होगा, पाइप आगे से बंद कर दिया जाए, अब वो पानी उसी पाइप में रह जाएगा। लेकिन अगर आगे का रास्ता खुला होता तो पानी निकल जाता उधर से, इधर से जो पानी बचा था टंकी में ये भी खाली होता, तो टंकी खाली हो जाती। लेकिन अगर पाइप ब्लॉक हो गई है तो फिर टंकी का पानी खाली होगा नहीं। तो फिर हम जो चाहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि स्वच्छ मेघ रहित रातें, आकाश होना चाहिए, साफ सुथरा आकाश होना चाहिए, ताकि रेडिएशन क्या हो सके, विकिरण वायुमंडल में फैल सके, ऊपर जा सके। अगर मेघ रहेगा तो फिर विकिरण को रोक देगा वो सतह के पास ही। बादल कितनी ऊंचाई पे होता है? थोड़ी दूर पे तो रहता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ तो आप बादल को छू भी सकते हो, तो इतना नज़दीक बादल रहेगा, रेडिएशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा विकिरण, तो जो ऊष्मा है वो घूम घूम के सतह पे ही रह जाएगी। तो स्वच्छ मेघ रहित आकाश होना चाहिए। अगला कंडीशन है शांत वायुमंडल होना चाहिए। शांत वायुमंडल, वायुमंडल के शांत होने का अर्थ ये हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं ना चल रही हों, क्योंकि जब हवा चल रही होगी तो अर्थ से जो रेडिएशन निकल रहा है ऐसे ऐसे, ये सीधा वायुमंडल में नहीं जा पाएगा। पता लगा इधर से हवा आई और इसको लपेट दी। अब ये बेचारा जो ऊपर जाना था वो क्या किया, ये हवा के साथ ऐसे मुड़ गया और फिर ये घूम घुमा के ऐसे रह गए, आपस में ही घूम घूम के सतह के पास ही रह जाएंगे। तो जो हवा है, वायुमंडल शांत नहीं है, अगर वायु चल रही है, पवन चल रहा है, बढ़िया पूर्वा पछवा हवाएं चल रही हैं सतह से लग करके, तब भी समस्या, इन्वर्जन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यदि वायुमंडल में कोई भी क्षोभ नहीं है तो ये विकिरण ऊपर जाएंगे सीधा, तब भी हमें इन्वर्जन मिल जाएगा। व्युत्क्रमणता के लिए ये भी एक आवश्यक शर्त है। अगला है हिमाच्छादित धरातल। हिमाच्छादित का मतलब हिम की चादर पड़ी हो धरातल पे, मतलब बर्फ से ढका हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो बहुत बढ़िया है। तो हिमाच्छादित जो धरातल होता है, इन्हें दिन भर सूर्यातप नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा मिलता भी है तो वापस कर देता है ये। तो सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त करता है, यानी ऊष्मा कम मिली है यहाँ की सतह को। लेकिन जब रात में विकिरण होगा तो विकिरण तो मुक्त रूप से होगा, फ्री होकर के, तो धरातल ठंडा हो जाएगा ज़्यादा और वायुमंडल गर्म हो जाएगा। तब नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन ऐसी कंडीशंस में विकिरण वाली जो विकिरण जनित व्युत्क्रमणता मिलेगी, लेकिन कहाँ, जहाँ ये चार शर्तें पूरी होती हों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये व्युत्क्रमणता विकसित रूप में पर्वतों पर, पर्वतीय क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, मान लो ऐसे पर्वत है ये, और ये इसकी घाटी हो गई। आप समझ रहे हैं ना, जो नीचे वाला हिस्सा है इसको घाटी बोलते हैं, और ये पर्वत है या पहाड़ है। सूर्यातप इसको भी मिल रहा है, सूर्यातप इसको भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है। लेकिन रात में जब विकिरण होगा, विकिरण से जो ऊष्मा निकलेगी, जब यहाँ से जो विकिरण होगा वो ऊपर जाएगा, कहाँ, यहाँ तक आएगा। ठीक है, घाटियों में जो विकिरण होगा, जो ऊष्मा रिलीज होगी, जो रेडिएशन होगा, यहाँ की वायु गर्म होकर क्या करेगी, बहुत हिम्मत करेगी, इतना ऊपर आ जाएगी, हाँ, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सतह अगर ये है तो सतह ये भी तो है, ये भी तो सतह ही है ना भाई। ये पहाड़ की सतह है, ये घाटी की सतह है, इससे भी तो वायु लगी होगी, यहाँ से भी विकिरण होगा और ये हवाएं भी आसपास फैल जाएंगी। इस घाटी की अपेक्षा यहाँ पर जल्दी ठंडापन आ जाएगा, यहाँ जल्दी ठंडी हो जाएंगी वायु। जो पर्वतीय क्षेत्र की सतह से जो वायु लगी होगी, वो घाटी की जो वायु है उससे जल्दी ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है।
इस घाटी से जो वायु गर्म होकर ऊपर गई थी और यहाँ भी जो थोड़ा बहुत गर्म होकर ऊपर आई वायु ऐसे फैली हुई है पूरा, ठीक है। इससे सतह से लगी वायु ठंडी है, घाटी से वायु ऊपर जा रही है लगातार। क्या हो रही है? ये ऊपर जा रही है, तो यहाँ स्पेस खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है, पृथ्वी का हर जगह लगता है ये। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ से जो ये जो वायु है ये भारी हो गई है। अब ये वायु क्या करेगी? धीरे धीरे सरकेगी, कहाँ? घाटी की ओर आएगी और इस जगह को भर लेगी। क्या कर लेगी? ये ठंडी वायु है, चूंकि पर्वत से लगी हुई है, इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है और विकिरण से चूंकि ऊंचाई पर है तो विकिरण से जल्दी ये ठंडी हो जाएंगी। अब ये सरक के कहाँ आ रही हैं? घाटी में आके भर गई यहीं पे। क्यों भर गई? क्योंकि घाटी से वायु गर्म होकर के क्या हुई थी? ऊपर गई थी और ये ऊपर लगी हुई है वायु। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ ठंडी वायु हो गई, क्यों? क्योंकि पर्वतों से नीचे उतरी है और यहाँ गर्म वायु है। अब तापमान चेक कर लो, नीचे ठंडा ऊपर गर्म, टेम्परेचर इन्वर्जन मिला कि नहीं मिला? निश्चित रूप से मिल गया। ये जो नीचे उतर रही है वायु, इसी को बोलते हैं कैटावेटिक पवन। क्या बोलते हैं? कैटावेटिक पवन। कैटावेटिक पवन क्यों बोला जाता है? पवन की क्या परिभाषा है? पवन की परिभाषा है गतिमान वायु। वायु में क्षैतिज गति, आप लिख लें, वायु में क्षैतिज गति क्या कहलाती है? पवन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ की जो वायु है उसमें गति शुरू हो गई कि नहीं? क्षैतिज गति, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सही, और यहाँ मौका भी मिल गया आके रहने का। तो जो पहाड़ों से उतर रही है वायु उसमें गति हो रही है, इसलिए इसको पवन कहा गया, कैटावेटिक पवन है, ठीक है। अब एक खास बात और होती है, जहाँ पे ठंड और गर्म दो वायु राशियाँ मिलें या जहाँ पे ठंडी और गर्म दो जलधाराएँ मिल जाएँ, वहाँ पे एक घटना होती है, साल भर कोहरा छाया रहता है। तो इन घाटियों में ठंडा और गर्म ये दोनों मिल रहे हैं नीचे ऊपर, तो घाटियों में अक्सर कोहरा बना रहता है। और अगर घाटी में कोहरे की स्थिति रहती है तो जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, कैलिफोर्निया की घाटी हो गई, ब्राज़ील के क्षेत्र हो गए, इंडीज वाला रीजन, ऐसे घाटियों में जो बागानी कृषि होती है वो यहाँ पे नहीं लगाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि अगर घाटी में यहाँ पे लगाया जाएगा बागान तो चूँकि साल भर कोहरा छाया रहता है तो उनको बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये क्या करते हैं? ढलान पे लगाते हैं बागान को। कभी एक बार कमीशन प्रश्न बनाया था कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में, घाटियों में फूल के बागान या फिर कहवा हो गया या सेब के बागान हो गए, अंगूर की खेती हो गई, जो टेम्परेचर के प्रति, नमी के प्रति बहुत संवेदनशील पौधे हैं, उनको घाटियों में नहीं लगाया जाता, ठीक है, उनको ढलान पे लगाया जाता है। और ढलान की स्थिति नॉर्मल है, यहाँ पे कोहरे की कोई गुंजाइश नहीं है, ये घाटी में ही कोहरा छाया रहता है बस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा।